Good morning, 10th Standard English Medium, GT शिक विद्यालय. वेरी वार्मफुल वेलकम अगेन इन वीडियो लेक्चर सीरीज़. आज हम हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे. हिंदी की पाठ्यपुस्तक में हमने लेसन 11 तक कंप्लीट कर लिया है. काफ़ी हद तक हम अभी हमारे हिंदी के कोर्स में आगे बढ़ चुके हैं. टोटल 23 लेसन है, उनमें से हमने 11 लेसन तो कंप्लीट कर लिए हैं. तो अब हम ये प्लान करने जा रहे हैं कि अब हम हिंदी में व्याकरण के बारे में कुछ बात करेंगे. क्योंकि अभी 10th स्टैंडर्ड में आपको व्याकरण के बहुत सारे मुद्दे आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि पेपर स्टाइल में तकरीबन 16 या 17-18 मार्क्स का व्याकरण का एक पूरा सेक्शन है जिसे आपको रिफ़र करना है. तो आप समानार्थी विरोधी शब्द यानी कि अनुलोम विलोम, भाववाचक, कर्तुवाचक, फिर संधि, फिर मुहावरे, कहावतें, इन सब से तो परिचित है. तो मैंने सोचा कि हम व्याकरण में ऐसे मुद्दे से शुरू करते हैं जो थोड़े से समझने में आपके लिए क्लिष्ट है, लेकिन अगर एक बार हम समझ लें, अच्छी तरह से जान लें, तो वो भी आसान हो सकते हैं. तो आज हम हिंदी में समास से शुरू करते हैं. वैसे गुजराती भाषा में आप मुझसे समास पढ़ चुके हैं, वैसे ही हिंदी भाषा में भी समास की बात आज हम करेंगे. बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है, सिर्फ उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स चेंज होते हैं. सेम कंपाउंड्स संस्कृत में भी सेम है, गुजराती में भी और हिंदी में भी बहुत हद तक वो एक दूसरे से मिलते हैं. यानी कि कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, जो भी बदलाव है वो एग्जाम्पल में है या विग्रह में, क्योंकि हिंदी भाषा की अपनी एक और अलग फ्लेवर है, इसलिए उसमें कुछ अलग शास्त्रीय रीत तो सभी भाषाओं के समास की एक समान ही है, लेकिन उदाहरण के तौर पर, विग्रह के तौर पर हिंदी कुछ गुजराती से अलग रहती है. जैसे फिर आप और एक चीज़ देखना कि आपकी 10th की हिंदी की टेक्स्ट बुक में कहीं भी हिंदी व्याकरण के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है. तो इसका आधार हम कहाँ से ले? तो आपने 9th स्टैंडर्ड में हिंदी पढ़ी है. हमारी 9th स्टैंडर्ड की हिंदी की टेक्स्ट बुक में जो समास दिए गए हैं वही समास 10th स्टैंडर्ड में भी कैरी ऑन है, यानी कि वो 9th के समास ही 10th स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं. तो 9th में जैसे अभी मेरे सामने 9th की टेक्स्ट बुक है हिंदी की, उसमें पेज नंबर 116 पर समास की पूरी प्रक्रिया के बारे में, समास के प्रकार के बारे में बहुत शास्त्रीय तरीके से बात की गई है. तो मैं आपको 9th की टेक्स्ट में से ही समास पढ़ाती हूँ, क्योंकि जो बात यहाँ पे हमारी हिंदी टेक्स्ट बुक में अलग तरीके से कोई व्याकरण का मुद्दा हमारे सामने डिस्कस नहीं किया गया है, इसलिए हम 9th के पुस्तक की आधार लेके सभ्य व्याकरण के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले समास, 6 प्रकार के समास, 6 टाइप ऑफ समास यू कैन लर्न इन हिंदी. जैसे कि फर्स्ट अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुव्रीहि. ये 6 समास आपके कोर्स में है. जो 9th स्टैंडर्ड में थे वही 10th स्टैंडर्ड में है. शायद मुझे लगता है इसलिए हिंदी की टेक्स्ट बुक में अलग तरीके से व्याकरण का कोई सेक्शन नहीं दिया गया, क्योंकि 9th का जो ग्रामर है वही 10th में फिर पूछा जाता है. इसलिए अगर आपके पास हिंदी की 9th स्टैंडर्ड की किताब पढ़ी हो तो वो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं है तो कहीं से भी लेके आप उनमें से व्याकरण के मुद्दे तैयार कर सकते हैं. तो आज सबसे पहले हम समास के बारे में बात करेंगे. आज हम आपको 3 समास समझाएंगे: अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास. तो सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास की. देखिए, समास की जो लॉजिकली थिंग्स है ना, वो सभी में सेम है, सिर्फ यहाँ पे भाषा में परिवर्तन है और कुछ नहीं. ગુજરાતીમાં હું તમને સમાસ સમજાવું તો એ અવ્યયી ભાવ સમાસ ગુજરાતીમાં સેમ હોય અને હિન્દીમાં સેમ હોય, पर અહીંયા जैसे मैं हिंदी में आपको पढ़ाती हूँ तो हिंदी में उदाहरण उसके बदल जाते हैं. जैसे यहाँ पे अव्ययी भाव समास के बारे में बहुत स्पष्टता से 9th की पुस्तक में लिखा है कि जिस समास में पहला यानी कि प्रधान पद अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं. जैसे हमने गुजराती में भी सीखा है कि पहलू पद जेमा अव्ययी हो એને अव्ययी भाव समास कहेवाय. हिंदी में एक विशिष्ट चीज़ ये भी है कि इस सामासिक शब्द को, पूरे शब्द को, जो अव्ययी भाव समास के शब्द को क्रिया विशेषण के रूप में यूज़ किया जाता है. तो आपको तो बस अभी आसानी से इतना ही याद रखना है कि इस अव्ययी भाव समास में सबसे पहला पद यानी कि प्रधान पद, पहला पद, पूर्व पद अव्ययी होता है
और इसीलिए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? जिसका व्यय नहीं होता है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते, उसे अव्यय कहते हैं। इंग्लिश में उसे एडवर्ब कहते हैं। इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं, गुजराती, संस्कृत और हिंदी में उसे अव्यय कहते हैं। तो अव्ययीभाव समास में हिंदी में प्रथम पद अव्यय यानी कि एडवर्ब होता है और दूसरा पद और होता है, और वो पूरा पद जो समास का वो पूरा शब्द है ना, उसे क्रिया विशेषण के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजीवन, यथाविधि, यथामति, यथोचित और यथाशीघ्र, फिर है आरंभ, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, रातों रात, भरपेट, ये सब अव्ययीभाव समास के प्रकार है। 9th स्टैंडर्ड की हिंदी की टेक्स्ट बुक्स में से मैं आपको ये बात बता रही हूँ, इसलिए आपके पास अगर ये टेक्स्ट बुक है तो देख लीजिए, पेज नंबर 116 पर है अव्ययीभाव समास। वो पूरा पद क्रिया विशेषण है और इसका विग्रह करना है। हिंदी भाषा में एक विशिष्टता ये है कि समास का विग्रह करना है, यानी कि समास को डिसजॉइंट करके आपको दिखाना है। जैसे कि यथाशक्ति तो शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन तो कि प्रत्येक दिन, आजीवन तो कि जीवन भर, उसका अर्थ यानी कि विग्रह आपको दिखाना है। यथाविधि तो कि विधि के अनुसार, यथामति तो कि मति के अनुसार, यथाशीघ्र तो कि जितनी शीघ्रता से हो उतनी शीघ्रता से, यथोचित जो उचित है वो, फिर आमरण यानी कि मृत्यु तक, फिर प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष, प्रतिदिन प्रत्येक वर्ष, और दिनों दिन यानी हर दिन, फिर रातों रात यानी कि हर रात, और बेकाम यानी कि बिना काम के, बेकाम के ये यहाँ पे घूमता है यानी कि बिना काम के, और भरपेट यानी कि जब पेट भर जाए वो विग्रह है, ये समास है। तो ये है अव्ययीभाव समास। ओके, अब हम कर्मधारय समास के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में इसकी व्याख्या दी गई है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि महापुरुष, तो पूर्व पद है वो क्या है? विशेषण है। कर्मधारय में सबसे पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, जिसके बारे में पहले पद में बात की हो। जैसे कि महापुरुष तो के महान पुरुष, फिर पकवान तो के पक अन्न, जो अन्न पका गया है वो, फिर है सुहास, सुंदर है जिसकी हंसी वो सुहास, फिर सुविचार तो के अच्छा विचार, फिर नवांकुर, जो नवपल्लवित अंकुर होते हैं उसे नवांकुर कहते हैं। महावीर, महान है जो वीर, अथवा वो वीर जो महान है। फिर महात्मा, महान है वो आत्मा यानी कि महात्मा। तो सबसे पहला पद होता है विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष्य, यानी कि क्वालिफाइड एडजेक्टिव और क्वालिफाइड नाउन, दैट्स कॉल्ड कर्मधारय समास इन गुजराती सेम एज वेल एज इन हिंदी, सेम एज वेल एज इन संस्कृत। ओके गाइस, तो આ કર્મધારય સમાસ છે। ફક્ત આપણે एग्जाम्पल्स हिंदी जो हमारी पुस्तक है 10वीं की, उसमें से एग्जाम्पल्स हमें समझने हैं। और एक हमने बात की थी कि आज हम द्विगु समास भी समझ लेंगे। तो 9th की पुस्तक में द्विगु समास के बारे में कहा है कि जहाँ समस्त पद का पहला शब्द संख्यावाचक है और परिणामवाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। यानी कि बहुत आसान है, मैंने गुजराती में भी वीडियो लेक्चर में समझाया है कि જેનું પહેલું પદ સંખ્યાવાચક હોય એને દ્વિગુ સમાસ કહેવાય। हिंदी में जिसका पहला पद संख्यावाचक शब्द होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है त्रिकाल यानी कि 3 कालों का समूह, फिर त्रिफला यानी कि 3 फलों का समूह, पंचामृत यानी कि 5 अमृतों का समूह। फिर ऐसे उदाहरण दिए हैं, नवरात्र है तो कि नवरात्रियों का समूह, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, फिर चौमासा यानी कि 4 मासों का समूह, फिर त्रिवेणी यानी कि 3 दिशाओं से बहती नदियों का वर्णन त्रिवेणी, त्रिरंगा 3 रंग जिसमें सम्मिलित हो वो, यानी कि सबसे पहला शब्द यानी कि पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इस प्रकार हिंदी में भी समास, गुजराती में भी समास और संस्कृत में भी समास, तीनों में समास की व्याख्या समान है, सिर्फ बदलाव उदाहरण में है यानी कि एग्जाम्पल में है। तो
तो हिंदी में आपको नीचे दिए गए शब्दों का समास पहचानिए, ऐसा भी दिया जाता है क्वेश्चन आंसर। और ऐसा भी कहा जाता है इस समास का विग्रह करो यानी कि उसे अलग करके दिखाओ। जैसे मैंने अभी सभी समासों का विग्रह आपके सामने किया ना, तो 9th की पुस्तक में ये पेज नंबर 116, 117, 118 और 119 पर सभी समास और उनके उदाहरण और विग्रह भी दिए गए हुए हैं। तो आपको इस तरह से ये समास की पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको जानना है, समझना है। कुछ अलग नहीं है, सिर्फ भाषा की अभिव्यक्ति अलग है, उदाहरण अलग है, बाकी तो सभी प्रोसेस सेम है, जैसे गुजराती में है, जैसे संस्कृत में। तो आज हमने 3 समास की। सबसे पहले अव्ययी भाव यानी कि पहला पद अव्ययी होता है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता और पूरा पद क्रिया विशेषण के रूप में यूज़ किया जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा समास हमने कर्मधारय समास सीखा, जिसकी व्याख्या ये है कि उसका पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और तीसरा समास हमने द्विगु समास सीखा, इसका मतलब ये है कि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ये तीनों समास बहुत ही सिंपल है, समझ में आ जाए ऐसे हैं, आपको सिर्फ समझने हैं, याद रखने हैं। और जब परीक्षा में पूछे जाएं, अगर विग्रह पूछे तो विग्रह करके बता दीजिए, अगर उसके प्रकार पूछे तो प्रकार पसंद करके बता दीजिए। वैसे व्याकरण में वैकल्पिक तरीके से ही क्वेश्चन आंसर भाषाओं में पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ विकल्प चुनना है। तो इस तरह से आपको समास की तैयारी करनी है। मैं आशा रखती हूँ आप 9th स्टैंडर्ड की हिंदी कहीं से भी ले लेंगे या अपने मित्रों दोस्तारों से बात करके उसके पिक्चर आप मंगवा लीजिए मोबाइल में। अगर सुविधा न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम में बताएंगे तो मैं भी आपको इसके पिक भेजूँगी। वैसे तो बहुत ईजी है, इसलिए 9th स्टैंडर्ड की हिंदी की टेक्स्ट बुक से हमने ये समास पढ़े हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और 3 समास के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें बात करनी है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो मैं आशा रखती हूँ आपको समास यानी कि कंपाउंड्स समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए, हिंदी में से ढूंढिए, लिखिए और अपने आप इसको तैयार कीजिए। न समझ में आइए तो मुझे बताइएगा, हम विशेष तौर पर बात करेंगे। ओके गाइस, धन्यवाद।